सो आज हमने पढ़ना है कि हमने पहले पढ़ लिया कि एलर्जी क्या है, उसकी क्या टाइप्स हैं। उसके बाद हमने पढ़ लिया हाइपर सेंसिटिविटी की क्या टाइप्स हैं, वो सब हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया। उसके बाद हमने फर्दर पढ़ना है कि मैकेनिज़्म क्या होता है एलर्जी का। उसके अलावा हम इसमें क्या देखेंगे कि हम डायग्नोज कैसे करते हैं एलर्जी को, कि एलर्जी है भी सही पर्सन को या नहीं। उसके बाद फिर हमने फर्दर लास्ट स्टेप है इसका ट्रीटमेंट, कि हम एलर्जी को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैकेनिज़्म ऑफ एलर्जी में 3 चीज़ें होती हैं एलर्जी में। सबसे पहले एलर्जन होता है, उसके बाद एंटीबॉडी होती है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, उसके बाद क्या होता है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, और वो कुछ भी हो सकते हैं, हिस्टामीन्स और इस तरह की ल्यूकोट्राइन्स, इंटरल्यूकिन्स, ये सारे जो हैं इम्यूनिटी मीडिएटर्स होते हैं हमारी बॉडी में। ये सारे पहले से होते हैं, और जैसे ही कोई एलर्जन अटैक करता है तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी जो है डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिवेट करती है, तो उसके रिज़ल्ट में ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है एलर्जन का क्या होता है। फर्स्ट एक्सपोजर होता है और सेकंड एक्सपोजर। फर्स्ट एक्सपोजर में हम चेक करते हैं कि एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन हो रही है या नहीं। अगर कोई एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर हो जाए तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही हैं या नहीं, उसके खिलाफ हमारी बॉडी जो है डिफेंस मैकेनिज़्म अपना एक्टिवेट कर रही है या नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई की प्रोडक्शन हो रही है या नहीं। वो फिर उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होती है बी लिम्फोसाइट्स की वजह से इम्यूनोग्लोब्यूलिन की। उसमें क्या होता है, इसमें हिस्टामीन होती हैं और कुछ और केमिकल्स होते हैं जो कि रिलीज़ होते हैं जब हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जन एंटर होता है, तो मास्ट सेल से वो रिलीज़ होते हैं। IgE और हिस्टामीन्स ये मास्ट सेल से रिलीज़ होते हैं। उसके बाद हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं रैगवीड की। ये एक हर्ब है और इसकी वजह से ना बहुत से लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो अब इसमें देखते हैं कि अगर किसी बंदे को रैगवीड से एलर्जी है तो हम देखते हैं कि अगर उसका रैगवीड पे एक्सपोजर हुआ है तो उसको एलर्जी हो रही है या नहीं। उसके बाद देखते हैं कि एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन हो रही है या नहीं, और इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई जो है वो मीडिएट हो रही है या नहीं। उसमें चेक करते हैं कि अगर पर्सन एलर्जिक है रैगवीड से तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आ रही हैं। तो वो होती हैं रनी नोज़ होता है, वीजिंग लाइक हमारे जब हम सांस लेते हैं तो विस्लिंग साउंड होती है, उसको हम वीजिंग कहते हैं। और उसके अलावा स्नीजिंग के छींके आना बार बार, तो उसकी वजह से, और हमारी आईज़ में पानी आ रहा होता है बार बार, क्योंकि एलर्जी की वजह से हमारा जो ये ब्रीथिंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है उसकी वजह से, और ईचिंग भी प्रोड्यूस होने लग जाती है हमारे एयरवेज में, हमारे नेज़ल कैविटी में ईचिंग होने लग जाती है। तो फर्स्ट एक्सपोजर में हम ये चेक करते हैं एलर्जन के कि जो पर्सन एलर्जिक है अगर उसका एलर्जन से एक्सपोजर हो रहा है तो उसको एलर्जी हो रही है या नहीं। और सेकंड एक्सपोजर में क्या करते हैं, अगर एंटर हो जाता है एलर्जन हमारी बॉडी में तो वो कहाँ जाके अटैच होता है, वो जाके अटैच होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई, वाई शेप्ड होती है। ये मैंने कल भी पढ़ाया था। एक मास्ट सेल होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे ये IgE इम्यूनोग्लोब्यूलिन वाई शेप्ड अटैच होती है। उसके साथ 2-3 ऐसे अटैच होती हैं इकट्ठे, और यहाँ पे जाके एलर्जन अटैच हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एलर्जन अटैच हो जाएगा, यहाँ से कुछ वैक्यूल्स बने होते हैं, यहाँ से ओपनिंग्स होती हैं, यहाँ से क्या होता है हिस्टामीन और ल्यूकोट्राइन्स जो हैं रिलीज़ होती हैं, और इस पे और भी IgE लगे होते हैं, लेकिन एलर्जन जाके 2-3 जगह पे अटैच हो जाता है। ठीक है, ये एलर्जन ऐसे जाके इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई पे अटैच हो जाता है, उसको मीडिएट करता है। ये मास्ट सेल होते हैं, इसमें कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो फिर रिलीज़ होते हैं, तो हिस्टामीन और ल्यूकोट्राइन्स रिलीज़ होती हैं। और ये क्या था, ये न्यूक्लियस था। ठीक है, तो इस तरह जाके रिलीज़ होता है। मास्ट सेल्स जो है उसमें वो बस्ट होता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं डिफरेंट वो हमारी सर्कुलेशन में एंटर हो जाते हैं, और वो क्या कॉज करते हैं, एलर्जी कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि सबसे पहले मैकेनिज़्म ऑफ एलर्जी में एलर्जन आता है, उसके कितने एक्सपोजर होते हैं, 2 एक्सपोजर। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि IgE की प्रोडक्शन हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो वो कहाँ से हो रही है, उसमें हिस्टामीन और अदर केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं या नहीं मास्ट सेल से। उसके बाद फिर हम इसमें एग्जांपल क्या ले लेते हैं, रैगवीड की। अगर कोई रैगवीड से कोई पर्सन एलर्जिक है तो उसके एक्सपोजर पे उसमें दोबारा एलर्जी सिम्टम्स आ रही हैं या नहीं आ रही, तो वो चेक करते हैं। सेकंड एक्सपोजर में हम चेक करते हैं कि एलर्जन जो है वो अगर हमारी बॉडी में एंटर हो जाए तो वो कहाँ जाके अटैच हो जाता है, IgE पे अटैच होता है जो कि वाई शेप्ड होती है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, मास्ट सेल पे अटैच जब एलर्जन हो जाता है फुल,
जितनी भी उसमें इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स हो जाती हैं, उसके बाद क्या करता है, मास्ट सेल बर्स्ट हो जाता है, फटता है, उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं जो कि एंटर हो जाते हैं हमारी सर्कुलेशन में, उसकी वजह से एलर्जी कॉज हो जाती है। उसके बाद एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़ का तो हमें पता है, लाइक एलर्जन जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर होगा तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देता है, उसकी वजह से एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो एलर्जन होता है उसको एज अ एंटीजन लेती हैं और उसके खिलाफ लड़ती हैं, फाइट करती हैं, तो वो होती हैं एंटीबॉडीज़। उसके बाद हम देख लेते हैं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कौन कौन से होते हैं। लाइक सबसे पहले हिस्टामीन्स है, ये क्या कराते हैं, वेजोकंस्ट्रिक्शन कराते हैं। ब्रेडिकाइनिन, ये वेजो डायलेशन कराते हैं, हमें वेसल, हमारी ब्लड वेसल जो है उनको डायलेट कर देती हैं, ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है और उसमें ब्लड की फ़्लो बढ़ जाती है क्योंकि डायलेट हो जाती हैं। अगर कंस्ट्रिक्ट हो तो ब्लड प्रेशर हाई होता है और ब्लड सही से पास नहीं हो सकता, और अगर डायलेट हो जाती हैं तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है क्योंकि वो खुली हो जाती है ना एयरवेज, उसकी वजह से ब्लड ज़्यादा पास होने लग जाता है, लेकिन एयरवेज खुली होती हैं तो प्रेशर लो होने लग जाता है, ड्रॉप होने लग जाता है। उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं कुछ। उसके बाद इंटरल्यूकिन्स 1 और 2, इसी तरह थ्रोम्बोक्सेन, ये भी वेजोकंस्ट्रिक्शन कराते हैं। क्या हो? सही नहीं हो? तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कौन कौन से हैं, हिस्टामीन, ब्रेडिकाइनिन, इंटरल्यूकिन 1 और 2, ल्यूकोट्राइन्स एंड थ्रोम्बोक्सेन। ये सब जो होते हैं ये हमारे बॉडी के मैकेनिज्म में डिफरेंट में काम कर रहे होते हैं। कुछ होते हैं जो वेजोकंस्ट्रिक्शन करा रहे हैं, हिस्टामीन जो होते हैं ये मेन एलर्जी कॉज कर रहे होते हैं, और ये जो है वेजो डायलेशन करा रहे हैं, ये वेजोकंस्ट्रिक्शन करा रहे हैं। इसी तरह फर्दर इन सब के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी। समझ आ गई अच्छे से, क्लियर है? नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं डायग्नोसिस पे कि हम एलर्जी को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ जनरल एग्जामिनेशन है, सेकेंडली हम एलर्जी टेस्टिंग करते हैं। जनरल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, डेमोग्राफिक जो होते हैं कि ये जो है पर्सन है जो एलर्जिक है उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसके अलावा उसकी डिफरेंट हाइट, वेट, इसी तरह उसकी डिफरेंट पैरामीटर्स को हम चेक कर लेते हैं। उसको हम डेमोग्राफिक्स कहते हैं कि ये वो रहता कहाँ है, वो काम कहाँ करता है, वो जहाँ काम करता है वो जगह एलर्जी वाले एलर्जन से मतलब उसमें ज़्यादा एलर्जेंस तो नहीं है जहाँ वो काम करता है, चाहे इंडस्ट्री में काम कर रहा है, चाहे कहीं भी, चाहे केमिकल एलर्जी हो जाती है, तो इस तरह की डिफरेंट वर्क प्लेसेस पे और होम पे। वाइटल साइंस कुछ देखते हैं, ये साइंटिफिक टूल्स होते हैं, लाइक हमने बीपी चेक कर लिया, इस तरह के डिफरेंट ब्लड के टेस्ट कर लिए, डिफरेंट पैरामीटर्स हमने चेक कर लिए, हमने हार्ट रेट चेक कर लिया, पल्स रेट चेक कर लिया हमने कि हमारी पल्स जो एलर्जिक पर्सन है उसकी क्या है, पल्स काउंट क्या है, 72 बीट्स पर मिनट होती है ना हार्ट की, और इसी तरह इसकी भी पल्स रेट भी होता है 108 या पता नहीं कितना होता है पर मिनट। तो उसके अलावा ये साइंटिफिक टूल्स हम इसको कहते हैं जिससे हम वाइटल साइंस सारे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं एलर्जी टेस्टिंग करते हैं फर्दर हम अपने डायग्नोसिस को ऑथेंटिक बनाने के लिए कि आया एलर्जी है भी या नहीं। तो उसमें क्या आता है, स्किन टेस्ट आ जाता है और ब्लड टेस्ट आ जाते हैं। स्किन टेस्ट में 3 तरह के टेस्ट होते हैं, एक स्क्रैच टेस्ट है और एक पैच टेस्ट है और एक इंट्राडर्मल टेस्ट है। स्क्रैच टेस्ट में क्या होता है, हम किसी भी जगह एलर्जी अगर हमने चेक करनी है, हम उसकी जगह को नीडल से, स्टेराइल नीडल से, बिल्कुल साफ़ सुथरी बैक्टीरिया और किसी भी चीज़ वायरस से पाक नीडल से हम उसको स्क्रैच करेंगे थोड़ी देर, फिर उस पर एलर्जन को इंट्रोड्यूस कराएंगे, सोल्यूशन थोड़ा सा ड्रॉप डालेंगे उसका, उसके बाद हम 15 मिनट्स वेट करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, तो एलर्जी है, मतलब टेस्ट पॉजिटिव है कंफर्म। अगर नहीं हो रही रेडनेस और स्वेलिंग तो हम कहेंगे टेस्ट नेगेटिव है, एलर्जी नहीं है। ठीक है, तो ये होता है स्क्रैच टेस्ट में। मेनली हम हे फीवर के लिए करते हैं, जो एलर्जिक राइनाइटिस, सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस होता है कि सीज़न में पोलन्स की वजह से हो जाता है, ट्री की वजह से हो जाता है डिफरेंट, और उनकी वजह से हो जाता है, मोल्ड्स की वजह से, फंजाई की वजह से हो जाता है, तो उसमें हम स्क्रैच टेस्ट करेंगे। सेकंड आ जाता है पैच टेस्ट। पैच टेस्ट हम किस लिए करते हैं कि कंटैक्ट एलर्जी को देखने के लिए डर्माटोलॉजिस्ट जो है मेनली वो पैच टेस्ट करते हैं। कंटैक्ट एलर्जी किसी भी ज्वेलरी से, किसी भी कैटलिस्ट से, किसी भी डिफरेंट केमिकल से जो एलर्जी कॉज होती है हमारी स्किन पे, उसको डर्माटोलॉजिस्ट चेक करते हैं, अप्लाई करते हैं डिफरेंट पैच टेस्ट। इसमें पैचेस होते हैं हमारी स्किन पे अटैच करके ना डिफरेंट जगह पे, वो चेक करते हैं कि इसको एलर्जी है या नहीं, उसकी सिम्टम्स शो हो रही हैं या नहीं।
तो ये पैच जैसे होता है ना, हमें कहीं दाना निकला है तो वो एक पैच, आपने ट्रांसडर्मल पैचेस देखे होंगे चिपकने वाले, उसकी तरह ये बड़े बड़े पैच होते हैं। मेनली ये बैक पे लगा देते हैं और वो चेक करते हैं। उसके बाद आता है इंट्राडर्मल टेस्टिंग। हमारी जो स्किन है उसके अंदर एपिडर्मिस और डर्मिस पे चेक करते हैं कि एलर्जी है या नहीं। वो कैसे चेक करते हैं? एक एलर्जन का सोल्यूशन बनाते हैं। वो फैट सोलूबल सॉल्वेंट्स में होना चाहिए, ईथर में, अल्कोहल में या एसीटोन में, वाटर में नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा, हम 0.1 ml जो है वो इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली। फिर उसके बाद उसको चेक करते हैं डर्मिस और एपिडर्मिस में कि एलर्जिक रिएक्शन कोई शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एलर्जी की सिम्टम्स उस पर्सन में आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर पर्सन में एलर्जी की सिम्टम्स आ रही हैं तो हम कहेंगे टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब इसको एलर्जी है। तो ये किस में आ जाएगा? स्किन टेस्ट में। कौन कौन से हैं? स्क्रैच टेस्ट, पैच टेस्ट, देन इंट्राडर्मल टेस्ट। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है ब्लड टेस्टिंग। ब्लड टेस्टिंग 2 टाइप्स की होती हैं। एक है रास्ट, इसको हम कहते हैं रेडियो अलर्गो सॉर्बेंट टेस्ट। उसके अलावा एलिसा, इसको हम कहते हैं एंजाइम इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे या एंजाइम इम्यूनो एसे, EIA भी कहते हैं, ELISA भी कहते हैं। हम रास्ट किस लिए करते हैं? हम किसी भी किस्म की फूड एलर्जीज को चेक करने के लिए रास्ट करते हैं, रेडियो अलर्गो सॉर्बेंट टेस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद क्या करते हैं हम? इसमें करते हैं मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ एलर्जिक एंटीबॉडीज़ की फूड के अंदर, कि कितनी अमाउंट जो है वो हमारे फूड में जा रही है एलर्जेंस की। उसके बाद चेक करते हैं ब्लड टेस्ट, डिफरेंट पैरामीटर्स चेक ये हम करते हैं एलर्जी के लेवल्स को चेक करने के लिए कि एलर्जी किस लेवल की है। उसमें एलर्जी ब्लड टेस्ट इसलिए करते हैं कि उसमें एलर्जी है, कोई भी मतलब एलर्जन है, एंटीबॉडी है या उसमें IgE है। और ये मेनली जो होता है हम परफॉर्म करते हैं लैब में, मतलब लेबॉर्ट्रीज़ में परफॉर्म करते हैं। रास्ट किस लिए होता है? फूड एलर्जी को चेक करने के लिए कि हमारे फूड के में कितने अमाउंट ऑफ एलर्जन हम इंजेस्ट कर रहे हैं, हम ले रहे हैं। उसके बाद ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऐसे, ये इम्यूनोलॉजी में होता है, मेनली इम्यूनोलॉजी में होता है। इसमें हम चेक करते हैं एंटीबॉडी और एंटीजन को। एक अननोन अमाउंट ऑफ एंटीजन मतलब एलर्जन हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर उसको चेक करते हैं कि वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो बाइंड हो रहा है तो वो जो है वो एंटीबॉडी जो है लिंक होती है किसी एंजाइम के साथ और वो हमें कोई ना कोई विजिबल सिग्नल देती है। लाइक वो किसी चीज़ का कलर चेंज कर देगी या कोई सिम्टम्स ऐसी दे देगी कि हमें कंफर्म हो जाएगा कि इसमें एंजाइम लिंक एलर्जी है। वो कैसे होती है? हम इम्यूनोलॉजी लैब में चेक करते हैं इसको। इम्यूनोलॉजी की ब्रांच में ये आता है, मतलब हमारी इम्यूनिटी के से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है? एंटीबॉडी जो होती है वो एंजाइम से लिंक्ड होती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सिग्नल दे देगा कोई भी, लाइक कलर चेंज कर देगा या कुछ भी ऐसा सिग्नल दे देगा जिससे हमें कंफर्म होगा कि ये एलिसा है। इसको एलिसा मतलब एलिसा कंफर्म करेगा कि ब्लड टेस्ट में ब्लड में एलर्जी है। ठीक है, तो 2 टाइप के थे, स्किन टेस्ट और ब्लड टेस्ट। और कुछ जनरल भी हम साइंस एंड सिम्टम भी चेक करते हैं। उसके बाद स्किन टेस्टिंग करते हैं, फिर ब्लड टेस्टिंग। अगर इससे हमें कंफर्म नहीं होता तो फिर हम फर्दर ब्लड टेस्टिंग की तरफ जाते हैं कि अगर हमें कोई भी इसमें कोई भी डाउट्स हो तो वो ब्लड टेस्टिंग से क्लियर हो जाएं, एलर्जी है या नहीं। उसके बाद अगर हमें कंफर्म हो गया कि एलर्जी है तो फिर फर्दर हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट हम करते हैं, सबसे पहले हमें अगर फ्लू हमारे घर में किसी को हो गया तो हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं ना, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं कि हमें भी फ्लू ना हो जाए। तो इसी तरह सबसे पहली ट्रीटमेंट है इसकी अवॉइडेंस, कि हम अपने आप को कैसे बचाएंगे किसी भी एलर्जन से। उसके बाद सेकंड है फार्माकोथेरेपी, कि हम किसी भी मेडिकेशन के थ्रू हम एलर्जी को ट्रीट करेंगे। नंबर 3 है इम्यूनोथेरेपी। जब हमारी अवॉइडेंस से भी काम नहीं बनता, फार्माकोथेरेपी मतलब मेडिकेशन से भी कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ता एलर्जी को, देन हम इम्यूनोथेरेपी की तरफ मूव करते हैं। और अवॉइडेंस में क्या होता है? हम पोलन मास्क लगाते हैं, लाइक डिफरेंट मास्क लगाते हैं। हम अगर गार्डन में सफाई कर रहे हैं, गार्डन में ग्रास की कटिंग हो रही है या घर में क्लीनिंग हो रही है तो हम मास्क लगाएंगे, उसको हम कहेंगे पोलन मास्क स्पेसिफिक। इन सीजनल जो पोलन सीज़न होता है उसमें हम ये पोलन मास्क लगाएंगे, ताकि हमें अगर पोलन एलर्जी है, सीजनल एलर्जी है, हमें हर साल सीज़न में उसमें हो जाती है, तो हम पोलन मास्क लगाएंगे टू अवॉइड द एलर्जी। ठीक है, उसके बाद हम इंडोर रहेंगे इन पोलन सीज़न। जब पोलिनेशन का सीज़न होता है तो हम ज़्यादा अवॉइड करेंगे बाहर जाना,
मॉर्निंग में, ठीक है। और मॉर्निंग में और विंडी डेज में जब ज़्यादा हवा चल रही होती है, तो हवा में तो बहुत से पार्टिकल्स होते हैं ना, तो उसमें पोलन्स भी होते हैं, नज़र तो नहीं आते क्योंकि हमने कहा था वो माइक्रोस्कोपिक इन साइज़ होते हैं, तो इसलिए हम अवॉइड कर सकते हैं हम अंदर रह के, हम अपने घरों में रह के। उसके बाद हम क्या करते हैं, फूड लेबल्स चेक करते हैं। फूड अगर हम डिफरेंट फूड्स ले रहे हैं कंटेनर में या किसी भी चीज़ में जो बाहर से पैक मिलते हैं, उसके हम लेबल्स चेक करेंगे कि उसकी कोई एलर्जी सिम्टम तो नहीं है, कि अगर कोई एलर्जिक बंदा वो ले लेगा तो उसको एलर्जी तो नहीं हो जाएगी। तो इसलिए हम फूड लेबल्स चेक करेंगे और उनको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सीज़न में जो है हम विंडोज़ और डोर्स को क्लोज रखेंगे कि बाहर से हवा के साथ कोई पार्टिकल्स और पोलन्स अंदर ना आए। उसके अलावा क्या करेंगे, हम गाड़ियों में और घरों में एयर कंडीशनर मतलब एसी का इस्तेमाल करेंगे। लाइक हम फ़ैन ज़्यादा नहीं चलाएंगे, हम बाहर से विंडोज़ नहीं खोलेंगे कि बाहर से फ्रेश एयर आए, हम एसी चलाएंगे ताकि कोई भी पोलन का चांस ना हो, हमें सीजनल एलर्जी का चांस ना हो। उसके बाद क्या करेंगे, जो पेट्स होते हैं जिनकी फीदर्स उतरते हैं, खाल उतरती रहती है, स्किन के सेल्स उतरते रहते हैं, उनको हम अलाउ नहीं करेंगे घरों के अंदर एंटर होना, क्योंकि उनसे भी, इनको कहते हैं पेट्स डेंडर, जो उनके फीदर्स और उनकी खाल स्किन सेल्स उतरते रहते हैं ना, शेड करते रहते हैं, वो उसको बर्ड्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, उनको हम घर में अलाउ नहीं करेंगे। उसके अलावा क्या होगा, चेंज करते रहेंगे हम पिलोज़ को, फीदर पिलोज़ जो वो मतलब फर वाले पिलोज़ होते हैं, उसके अलावा वूलन ब्लैंकेट्स को, और अपने कुछ जो कपड़े होते हैं उनको डिफरेंट स्टफ से हम कॉटन की तरफ ले आएंगे कि हम कॉटन यूज़ करेंगे, इसमें कोई भी पोलन या कोई डस्ट माइट मतलब उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता जितना वूलन में स्टफ़ में होता है और फीदरी स्टफ़ में होता है। उसके अलावा हम मैट्रेस प्रोटेक्टर, हम अपने मैट्रेस को अगर हम कभी झाड़ें तो उसमें से डस्ट निकलती है ना, तो हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे किसी प्लास्टिक बैरियर से, कि उसके ऊपर प्रोटेक्टर ऐसा लगाएंगे कि उसके अंदर प्लास्टिक हो या पॉलिस्टर हो, ताकि उसमें से कोई भी डस्ट माइट बाहर ना आ सके। इसी तरह वॉश करेंगे हम डिफरेंट अपने क्लॉथ्स को, अपनी बेडशीट्स को हॉट वाटर में, ताकि कोई भी डस्ट माइट जो है उसमें प्रेजेंट ना रह सके और वो हॉट वाटर के एक्सपोजर से वो डेड हो जाए। क्योंकि हमने पढ़ा था ना, डस्ट माइट्स जो हैं ये ग्रो करते हैं होम्स में और स्कूल्स में, डिफरेंट फर्नीचर्स में और इस तरह। और रिमूव कर देंगे हम कारपेट्स को। अगर किसी को एलर्जी हो जाती है, मतलब डस्ट एलर्जी है मेनली, तो कारपेट्स पे झाड़ू लगाने से क्या होता है, मिट्टी उड़ती है, तो उसकी वजह से हम कारपेट्स को रिमूव कर देंगे। ये थी ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी में अवॉइडेंस, कि हम क्या क्या चीज़ें अवॉइड करेंगे तो हम एलर्जी से बच सकते हैं। अगर इस तरह भी काम नहीं बन रहा, एलर्जी फिर भी हो रही है, तो हम फर्दर मेडिकेशन की तरफ जाएंगे। मेडिकेशन दो तरह की होंगी, एंटी हिस्टामीन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स। एंटी हिस्टामीन्स जो हैं वो भी आगे फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं, इनकी फर्स्ट जनरेशन होती है और सेकंड जनरेशन होती है। तो इसी तरह फर्स्ट जनरेशन में डायफेनहाइड्रामाइन होती हैं, जिसको हम जो मतलब ब्रांड नेम है इसका मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल है वो बेनाड्रिल है, बेनाड्रिल। उसके अलावा क्लोरफेनारामाइन, और इसका कमर्शियल नेम क्या है, पिरिटोन। ये दो क्या हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामीन्स हैं जो एलर्जी कॉज करती हैं, हिस्टामीन्स कॉज करती हैं। अब एंटी हिस्टामीन लेंगे तो वो एलर्जी को क्योर करेंगी, ठीक है। हिस्टामीन्स जो होती हैं एलर्जी कॉजिंग होती हैं, और एंटी हिस्टामीन्स जो होती हैं वो एलर्जी को क्योर करते हैं, ट्रीट करते हैं। उसके बाद सेकंड जनरेशन आ जाती है। सेकंड जनरेशन में कौन कौन सी ड्रग्स हैं, ये दोनों ड्रग्स के नेम हैं जो फर्स्ट जनरेशन में, ये 3 सेकंड जनरेशन में है। सिट्रीजिन, इसका कमर्शियल नेम क्या है, रेजिक्स। देन फेक्सोफेनाडीन, इसका नाम है फैक्सिट, ये बहुत कॉमन है, बहुत यूज़ होती है मार्केट में। उसके बाद ये है लोराटाडीन। लोराटाडीन जो है ये क्या करती है, ये अवेलेबल है ओरली भी, और अब मार्केट में न्यू इनके नेज़ल स्प्रेस भी आ गए हैं, जिसको कहते हैं एजिलास्टीन, और एस्टेलिन जो है इसका ब्रांड नेम है, ठीक है। ये सब जो हैं ये क्रूड ड्रग्स, मतलब एक तरह के ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के नेम हैं और उनके साथ उनके ब्रांड नेम्स हैं। तो ये हो एंटी हिस्टामीन्स हम एलर्जी में यूज़ करेंगे। उसके अलावा ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर। अब हम कहते थे मास्ट सेल में क्या होता है, हिस्टामीन और ल्यूकोट्राइन रिलीज़ होती हैं, तो ल्यूकोट्राइन्स को इनहिबिट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए भी हम मेडिसिन लेते हैं, ताकि हम एलर्जी जो है वो क्योर हो सके। उसमें क्या है, मेनली एक ही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, मॉन्टिल्यूकास्ट। इसको हम सिंगुलेयर भी कहते हैं, मॉन्टिल्यूकास्ट। ये क्या है, केमिकल है, ये रिलीज़ करती है एलर्जी और इम्यून सेल्स को और कॉज करती है एलर्जिक सिम्टम्स। तो इस वजह से हम
मोंटेल्यूकास्ट लेते हैं ताकि एलर्जी सिम्टम को क्योर करे, कम कर सके। ठीक है, आ गई समझ? तो कौन कौन सी थी? अब अवॉइडेंस भी हो गई, फार्माकोथेरेपी भी हो गई। नेक्स्ट है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं, जब इन्वायरमेंटल कंट्रोल, अवॉइडेंस और फार्माकोथेरेपी मतलब मेडिकेशन लेने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई असर नहीं हो रहा, तो फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, सुजेस्ट करते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्या होता है कि एलर्जिक एक्सट्रैक्ट्स जो होते हैं ना, एलर्जन के एक्सट्रैक्ट, वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं टू डिसेंसिटाइज द पर्सन कि जो एलर्जी है वो एक बार अपना एक्सपोजर अब उसके बंदे में हो जाए और उसके बाद जो भी रिएक्शन है वो उसका लाइक वैक्सीन होता है एक तरह से। जैसे हम वैक्सीन लेते हैं, कोई भी बच्चों को, या हम भी वैक्सीन लेते हैं, लाइक कोविड की वैक्सीन ली थी तो उसमें क्या होता था, उसकी सिम्टम थी 2-3 दिन आपको फीवर होगा, मतलब हमारी बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं उस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़। उसके बाद कभी भी एक्सपोजर हो तो वो हमारी बॉडी जो है पहले से ही एंटीबॉडीज़ उसमें हों और फर्दर एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर दे और उससे खुद ही फाइट कर ले। इसी तरह से एलर्जिक शॉट्स होते हैं कि हम पहले से ही उस पेशेंट को एलर्जिक शॉट्स आईवी दे देते हैं, इंजेक्शंस दे देते हैं। किस लिए? कि अगर कभी भी एलर्जी को मतलब क्योर नहीं हो रही तो एलर्जन एक्सट्रैक्ट हम देंगे पेशेंट को डिसेंसिटाइज करने के लिए, ताकि उससे वो उसकी बॉडी जो है वो लड़ सके, फाइट कर सके। उसमें ड्यूरेशन क्या होता है, हम एक इंजेक्शन का सोल्यूशन देते हैं, वो कितना देते हैं, 1 से 5 दफ़ा पर वीक देते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो हम 1 से 5 दफ़ा देते हैं, पहली दफ़ा हमने दी तो उसकी डोज़ कुछ और थी, नेक्स्ट टाइम हम देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी डोज़ इंक्रीज़ करेंगे, हम उसकी डोज़ कम नहीं करेंगे। तो पर वीक 1 to 5 टाइम्स देते हैं और उसकी स्ट्रेंथ जो है, डोज जो है वो इंक्रीज़ करते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता। और क्या होता है, ये 3 से 4 साल लगा देती है पेशेंट को एलर्जिक फ्री करने के लिए। कोई भी सीजनल एलर्जी या कोई भी एलर्जी है तो उससे पेशेंट को फ्री आउट करने के लिए 3 से 4 साल लग जाते हैं। उसके बाद पेशेंट जो है फुली क्योर हो जाता है। उसे अगर उस पर अटैक हो भी एलर्जी का तो वो फाइट करके विद इन डेज टू वीक्स वो जो है ख़त्म कर देता है, उसको डिसेंसिटाइज कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल टॉपिक। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि एलर्जी क्या होती है, एलर्जी की टाइप्स कौन कौन सी हैं, वो कौन सी थी, इनहेलेंट एलर्जन, इंजेस्टेड एलर्जन, इंजेक्टेबल और कॉन्टैक्ट एलर्जन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप। हाइपर सेंसिटिविटी में सबसे पहले जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी होती है टाइप 1, वो एलर्जी ही होती है। तो इसलिए हमने मेन जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी है उसी को फर्दर आगे कंटिन्यू किया और उसी की सारी सिम्टम्स और सारी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किया। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टाइप जो थी उसमें जो हमने डिजीज़ थी हमने वो भी पढ़ ली थी कि कौन कौन सी डिजीज़ कौन कौन सी टाइप की वजह से कॉज होती है और उसमें कौन कौन से मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आज हमने पढ़ा 3 प्लेयर्स ऑफ एलर्जी, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी क्या है। इसमें सिर्फ एलर्जी में 3 चीज़ें ही इन्वॉल्व होती हैं, एक एलर्जन इन्वॉल्व होगा, एक एंटीबॉडीज़ होंगी जो हमारी बॉडी खुद बनाएगी, और उसके अलावा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। लाइक अगर एलर्जी कॉज हो जाती है तो हमने देखा था सिम्टम में स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर कौन कौन से हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो फर्दर डायग्नोसिस हमने पढ़ा है। इसमें क्या है, मेन जो है एलर्जी टेस्टिंग में स्किन टेस्टिंग और ब्लड टेस्टिंग, ये आपने याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्किन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आएंगे। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि एलर्जी की ट्रीटमेंट के डायग्नोसिस में स्किन टेस्ट कौन कौन से आएंगे, तो कौन से आएंगे, एक होगा स्क्रैच टेस्ट, दूसरा कौन सा होगा पैच टेस्ट, तीसरा कौन सा होगा इंट्राडर्मल टेस्टिंग। गुड, इसकी फर्दर आपकी बुक में सारी डिटेल दी हुई है। मेनली मैंने इधर 2 पॉइंट्स लिखे थे कि ये हे फीवर के लिए होता है, ये कॉन्टैक्ट एलर्जी के लिए होता है, और इसमें सोल्यूशन फॉर्म में हम एलर्जन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, इंजेक्ट कराते हैं और शो कर देखते हैं कि पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। उसकी सिम्टम आएंगी तो पॉजिटिव होगा, सिम्टम नहीं आएंगी तो नेगेटिव होगा, मतलब एलर्जी नहीं होगी। उसके अलावा ब्लड टेस्टिंग में रास्ट और एल्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसमें रास्ट मतलब रेडियो इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे है, ठीक है, ये फूड एलर्जी को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। और एलिसा जो है ये इम्यूनोलॉजी में यूज़ होता है और ये अननोन एलर्जन को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, एंटीबॉडीज़ जो हैं बाइंड कर जाती हैं उसके साथ, और ये जो है एंटीबॉडीज़ एंजाइम के साथ लिंक्ड होती हैं और एंजाइम कोई ना कोई सिग्नल शो करता है ये कंफर्म करने के लिए कि एलर्जी है या नहीं। वो कोई भी कलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ट्रीटमेंट में हमने क्या क्या देखा था, अवॉइडेंस, फार्माकोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी।
अवॉइडेंस में मेन हम हाउस होल्ड जो कंट्रोल्स होते हैं, जो हम जितने कर सकते हैं हम वो करेंगे। उसके बाद मेडिकेशन की तरफ आएंगे। मेडिकेशन में एंटीहिस्टामीन फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन होती हैं, देन ल्यूकोट्राइन्स होती हैं। तो इसमें हम मेडिकेशन से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होगा देन हम जाएंगे इम्यूनोथेरेपी की तरफ, कि हम एलर्जिक एक्सट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस आईवी करवाएंगे अपनी बॉडी में, और वो क्या करेगा, पर्सन को डिसेंसिटाइज करेगा। और ये टाइम टेकिंग होता है और बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये 3 से 4 साल इसमें लग जाते हैं। सो ये सारा था हमारा हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में।